सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल से। हम सारे मॉडल्स को देखेंगे और उसके बाद हम सबकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ फेजेस होते हैं जो सब में कॉमन है। जैसे सबसे पहले एक प्री फेज होता है जिसे हम फिजिबिलिटी एनालिसिस कहते हैं। वो किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है, और कभी इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कई बार वो इस टाइप के सॉफ्टवेयर बन चुके होते हैं। तो इसलिए शुरुआत करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग से। तो रिक्वायरमेंट गैदर होता है, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, और रिक्वायरमेंट SRS बनता है, उसमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनता है। फिर उसके बाद जब रिक्वायरमेंट तय हो जाता है, फिर डिज़ाइन फेज पे आते हैं, फिर डिज़ाइन बनता है। डिज़ाइन यानी कि अब कैसे बनेगा, डिज़ाइन कैसा होगा सॉफ्टवेयर का, आर्किटेक्चर कैसे होगा उसका। उसका जब ये डिज़ाइन तय हो जाता है, उस डिज़ाइन के बेसिस पे कोडिंग होती है। कोडिंग यानी कि अब एक्चुअल कोड लिखा जाएगा। नॉर्मली कंप्यूटर साइंस ये का जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदरवाइज अगर कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ना किसी को आती हो या उसने नहीं ध्यान दिया हो, तो उसका मतलब ये है कि बस प्रोग्रामिंग करनी है और कोड हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोडिंग जो है केवल 20% जगह लेती है। अब कोडिंग हो गई, जब कोडिंग होगी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो टेस्टिंग, कि आपने जो कोड किया है वो कैसा है, आपने रिक्वायरमेंट फॉलो की है कि नहीं की है। बहुत सारे इसमें टेस्टिंग भी अपना अलग एक फील्ड है, एक बहुत बड़ा एक अथाह सागर है। उसका रिक्वायरमेंट हो गया, आपका डिज़ाइन हो गया, कोडिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई। उसके बाद एक और फेज़ आता है, उसे मेंटेनेंस फेज़ कहते हैं। उसको इसमें इन मॉडल्स में नहीं जगह दी गई है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर जो बड़े लेवल के हैं, उसमें बहुत सारा जो समय जाता है, एफर्ट जाता है, पैसा जाता है, वो आपके मेंटेनेंस में जाता है। अगर आप बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बना लेंगे, बहुत अच्छा मॉडल फॉलो कर लेंगे अपने हिसाब से, तो आप एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसकी गारंटी देता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसकी गारंटी देते हैं ये मॉडल्स। तो शुरुआत करते हैं वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल से। वाटरफॉल जो लाइफ साइकिल मॉडल है, ये इसको हम क्लासिक या फिर लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं। सबसे सिंपल है, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है। वाटरफॉल मॉडल ये है कि इसमें स्टेप्स होते हैं जो हमको लीनियरली, मतलब सीधे जाना है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में तय करना है। और जब एक फेज कंप्लीट हो जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट फेज में जाते हैं। तो डेवलपमेंट दूसरे फेज में जाता है। तो मैं आपको उसको डायग्राम बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए, उसमें रिक्वायरमेंट की जाती है, फिर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग, फिर ऑपरेशन। तो यूनिट टेस्टिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग, ऑपरेशन। हर एक फेज में एक फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस होता है और उसी के डिसीजन पे आप नेक्स्ट फेज में जाते हैं। टेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोसेस के बाद होती है। फेजेस आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं करते। हर एक फेज के बाद दूसरा फेज आएगा, कोई भी ओवरलैप नहीं होगा। ओके, ये अब देखिएगा इसमें कि जो कैस्केडिंग फ्लो है इसका, और ऊपर से नीचे का फ्लो है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है ना, वो नीचे से ऊपर कभी नहीं जा सकता। तो वाटरफॉल, इसलिए हम इसको वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं। एडवांटेजेस देखिएगा इसके। एक फॉर्मलाइज अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सबसे सिंपल है, सबसे इजी है, और आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आराम से आप हर फेज को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक फेज का एक स्पेसिफिक पर्पस है। और डेवलपमेंट जो इस प्रोसेस का है या फिर मॉडल का है, उसमें हर एक फेज अपने आप एक टाइम पे होगा, इसलिए बहुत आसानी हो जाती है। जो स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट वेल अंडरस्टूड है तो सर इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता वाटरफॉल मॉडल से। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? वाटरफॉल मॉडल की मैंने इतनी सारे आपको अच्छा ही बता दी, लेकिन इसका प्रॉब्लम कहाँ आता है, कहाँ इसकी वो है कमियाँ। एक तो रिजिडिटी, बहुत रिजिड है। ये बोलता है कि एक फेज खत्म होगा तभी दूसरे पे जाना है, वापस नहीं आ सकते आप। इसका मतलब अगर मान लीजिए, और सबसे बड़ी बात, आपको कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर ही नहीं आता जब तक आपका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो एक अनसर्टेनिटी और एक रिस्क आते हैं। ये जो डिले है ना, उसमें अनसर्टेनिटी, रिस्क बढ़ती है। अगर कोई रिक्वायरमेंट गैदरिंग के समय या डिज़ाइन के समय कोई एरर आ गया और वो आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन या बहुत टेस्टिंग फेज में निकल के आया, तो कॉस्ट कितना बढ़ जाता है उसको निकालने का, दूर करने का। तो अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो वाटरफॉल मॉडल इज़ अ ग्रेट नो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए बिल्कुल
बिग नो नो। लॉन्ग टर्म या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है नो नो, और जिसमें जहाँ पर खास तौर पे आपकी रिक्वायरमेंट्स ही अननोन है या फिर बार बार चेंज हो रहे हैं तो बिग नो। अब आते हैं वी शेप्ड लाइफ साइकिल मॉडल पे। जैसे वाटरफॉल मॉडल था, वी शेप जो लाइफ साइकिल मॉडल है वो भी एक सीक्वेंशियल पाथ बोलता है, डिस्क्रीट पाथ, इसमें फेजेस होते हैं और ऐसे ही होता है, एक फेज होगा फिर दूसरे फेज पे जाएंगे आप। और लेकिन इसमें एक चीज़ जुड़ जाती है, वो है फेज टेस्ट प्लान। हर एक फेज में टेस्ट प्लान बनते हैं और जैसी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अब ये टेस्ट कंप्लीट किए जाएंगे। तो सिंप्लीफाइड इलस्ट्रेशन देखिएगा इसका, तो मैं एक एक करके समझाता हूँ। जो डेवलपमेंट एफर्ट है वो शुरू होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग से। यहाँ से इस फेज में आपका सिस्टम टेस्ट, यहाँ पर रिक्वायरमेंट ले ली जाती है और सिस्टम टेस्ट प्लान बना दिए जाते हैं। सिस्टम टेस्ट प्लान कैसे होगा? जो रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट रिक्वायरमेंट आ गया वहीं पे सिस्टम टेस्ट प्लान बना दीजिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं इस जगह पे, हाई लेवल डिज़ाइन पे। जैसे हम हाई लेवल डिज़ाइन पे आएंगे, जैसे नेक्स्ट फेज है इसका, तो यहाँ पर जहाँ पर सिस्टम आर्किटेक्चर ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन बनेगा, यहाँ पर हमें आएंगे नीचे, यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्ट प्लानिंग बन जाएगी, ठीक, इस लेवल पे। और फिर लो लेवल पे और आइए, यहाँ पर और जो कंपोनेंट लेवल पे हम आ जाएंगे। तो कंपोनेंट लेवल है तो यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग बन जाएगी, यहाँ पर आप उसके प्लान्स बन जाएंगे, टेस्ट प्लान्स। फिर कोडिंग सबसे आखिरी में होती है, वी के आखिर में यहाँ पर नीचे कोडिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होता है। और एक बार कोडिंग हो गई फिर आप डेवलपमेंट जो प्रोग्रेस तो अपना अपराइट पे पहुँच जाते हैं। मतलब आप नीचे नीचे जा रहे थे, आप ऊपर जाएंगे, वी के कोने में इम्प्लीमेंटेशन ऊपर जाएंगे, यहाँ यूनिट टेस्टिंग होगी, यूनिट टेस्ट प्लानिंग के अगेंस्ट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्लानिंग के अगेंस्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और सिस्टम टेस्ट प्लानिंग के अगेंस्ट सिस्टम टेस्टिंग। तो इस तरीके से काम करता है। फ़ायदे आप देख लीजिए इसके, वाटरफॉल के मॉडल के जो फ़ायदे हैं वो तो इसके हैं ही है ना। सिंपल है, इजी है, स्पेसिफिक फेजेस है और सक्सेस इसका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि द फोकस इज़ ऑन प्रिपेयरिंग टेस्ट प्लान। जो फोकस है वो टेस्ट प्लान प्रिपरेशन का है। जितनी अच्छी टेस्टिंग होगी उतना अच्छा सॉफ्टवेयर आपको बन के आएगा, जितने कम डिफेक्ट होंगे उतना अच्छा लोग पसंद करेंगे उसको। तो वाटरफॉल मॉडल की तरह वी शेप मॉडल इज़ अ इज़ अ गुड फॉर स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर अगेन द सेम रीजंस जो उसके लिए वो हम डिसएडवांटेज में भी देखते हैं। लेकिन अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है, रिक्वायरमेंट्स नोन है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। आप ये वाटरफॉल से अच्छा ही है कि वी शेप मॉडल यूज़ करें। डिसएडवांटेजेस क्या है? सारे डिसएडवांटेजेस वाटरफॉल के उठा लीजिए, वो इसमें है। सेम चीज़ है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। और बस ये है कि थोड़ा सा क्योंकि इसमें टेस्टिंग आ जाती है हर फेज़ में, तो ये उससे थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। कोई प्रोटोटाइप आपका पहले प्रिपेयर नहीं हो रहा है ना, कोई आपका कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ तो पूरा दोबारा से रिपीटेशन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें इसमें आती है। इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल मॉडल, इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल में इटरेटिव अप्रोच होता है। इटरेटिव मतलब घूमते रहो आप। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे फेजेस जो हमारे रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर टेस्टिंग तक है ना, छोटे छोटे फेजेस हम करेंगे और हर एक आइट्रेशन में आप मिनी वाटरफॉल मॉडल लगाएंगे। तो रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ये हर एक आइट्रेशन में होगा। हर एक इटरेशन में एक बार जब गोल घूम गए तो एक इटरेशन में हो जाएगा। इसका आपको साइकिल बताता हूँ। रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम मतलब कोडिंग यानी सिस्टम टेस्टिंग, ऑपरेशन, और फिर वापस रिक्वायरमेंट पर चलेगा। तो यहाँ पर शुरू होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग से और यहाँ तक पहुँचते हैं। इसको इवोल्यूशनरी वो भी कहते हैं मॉडल। इवोल्यूशनरी मॉडल का मतलब ये है कि जो वर्किंग वर्जन है इसका फर्स्ट ही इटरेशन में बन जाएगा। इसको हम इवोल्यूशनरी कहते हैं, क्योंकि हमारा बन गया फिर वो धीरे धीरे इवोल्यूट होगा, यानी और थोड़ा सा छोटा बच्चा है, बड़ा होगा, इस तरीके से हर बार आपके इटरेशंस होंगे। और फिर मैंने जैसे बताया आपको कि हर एक फेज़ में ये सब होगा और जैसे नए इसमें जुड़ेंगे, नए फंक्शनलिटीज जुड़ेंगे, फिर इसकी टेस्टिंग होगी, डिज़ाइन होगा, ऑपरेशंस होंगे। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि जैसे वाटरफॉल वी शेप मॉडल में आपको प्रोटोटाइप नहीं मिलता था, तो यहाँ पर आपको प्रोटोटाइप मिल जाएगा पहले ही बार में, है ना। तो इस इंक्रीमेंटल मॉडल में और थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रखी है कि आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लीवरेज है कि आप दोबारा वापस जा सकते हैं, पहले रिक्वायरमेंट पे जा सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, वो रिस्क
मैनेजमेंट है। जो पोर्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिए, क्योंकि आपने जब बना लिया तो पता चल गया कहाँ पर क्या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कौन सा आपका हेजी है तो उसको ठीक करेंगे, तो उनको इंक्रीमेंट करेंगे तो आपके पास एक मेजरेबल माइलस्टोन भी आ जाएगा, रिस्क असेसमेंट भी हो जाएगा, तो आपके पास एक रिस्क वाली फैसिलिटी भी आ गई कि आप रिस्क असेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा इसमें रिजिडिटी वही वाली है वाटरफॉल मॉडल की। जब आप एक फेज में चल रहे हो, एक इंक्रीमेंट में चल रहे हो, तो दो फेज को आप ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक। और अगेन फिर यहाँ पर वही वाला है कि टेस्टिंग तभी करेंगे जब डेवलपमेंट हो जाएगा। और अगर आपने इसमें कुछ नई चीज़ जोड़ी, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इंक्रीमेंटल मॉडल में आपने एक प्रोटोटाइप तैयार कर दिया, उसके बाद आपने उसको नए रिक्वायरमेंट जोड़े और उसके बाद फिर दिक्कत आ गई, तो जो एरर्स आ रहे हैं उसको दूर करना थोड़ा सा उसके कारण नए एरर्स आएंगे, उसके कारण बार बार रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये हमेशा बेहतर है आपके वी शेप या वाटर मॉडल से। थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है लार्ज और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। इसमें अभी भी हम उस लेवल पे नहीं उस मॉडल को नहीं जान पाए हैं जो ये लार्ज प्रोजेक्ट्स को चलेगा, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये है उसके लिए उत्तर जो है स्पाइरल लाइफ साइकिल मॉडल है। उसमें क्या होता है कि हम इंक्रीमेंटल मॉडल की तरह ही चलते हैं, लेकिन इसमें हर एक रिस्क एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त इन्वॉल्व है। इसमें 4 फेजेस होते हैं। प्लानिंग, PREE समझिए, PREE से याद करिएगा इसे। ये होता है प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवैल्यूएशन। फिर बाद में दोबारा घूम के आ जाइए यहाँ पर, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवैल्यूएशन, और इस सीक्वेंस में चलता है तो स्पाइरल्स बनते हैं। मैं आपको डायग्राम भी इसको दिखाऊंगा। सबसे पहले जब डेवलपमेंट शुरू होता है, ये जो वहाँ पर क्रिटिकल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई किए जाते हैं पहले स्पाइरल में। फिर स्पाइरल में फिर आप और फंक्शनलिटी ऐड करते हैं बेसलाइन स्पाइरल को। तो पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से प्लानिंग हो रही है, रिक्वायरमेंट हो रहा है, रिस्क एनालिसिस की जा रही है, और यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग हो रही है, आपको प्रोटोटाइप मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर आएंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, फिर उसको कस्टमर इवैल्यूएट करेगा, फिर दोबारा ऐसे जाएंगे। तो इसमें ये देखिए स्पाइरल समझ के आप 4 क्वाड्रेंट आपने देखे, चारों क्वाड्रेंट जो है वो अलग अलग आपका पार्ट बता रहे हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है प्लानिंग फेज में, रिस्क एनालिसिस फेज है, वहाँ पर आपका एक तरीके से कोई अल्टरनेटिव, एक फॉर्मल प्रोसेसिंग की जाएगी कि कोई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हो या कोई रिलेटिव रिस्क हो, सबको ध्यान में दिया जाएगा, ठीक। जो प्रोटोटाइप हो वो डेवलप कर दिया जाएगा इस फेज में। ये सॉफ्टवेयर की कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी इंजीनियरिंग फेज में, PREE के इंजीनियरिंग फेज में। फिर इवैल्यूएशन फेज में क्या होगा कि कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि इवैल्यूएट करिए इसको इवैल्यूएट करिए, फिर इवैल्यूएट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्पाइरल में चले जाएंगे। तो इसमें जो एंगुलर कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट करता है कितना प्रोग्रेस हो गया है करंट मॉडल स्पाइरल में, और इसका जो रेडियल डिस्टेंस को बताता है प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। जैसे इस डायग्राम में ये जो डिस्टेंस है, ये कम कॉस्ट लगा, यहाँ से कम कॉस्ट लगा, फिर ये ज़्यादा कॉस्ट लगा, फिर ये ज़्यादा कॉस्ट लगा। तो रेडियल डिस्टेंस आपको बता रहा है कि कितना कॉस्ट लग रहा है, और ये जो एंगल है, ये बता रहा है कि आपका कितना प्रोग्रेस हो गया। एडवांटेजेस क्या है? रिस्क अवॉइडेंस में है, रिस्क अवॉइड करना है इसमें, तो स्पाइरल तो सबसे बढ़िया है लार्ज स्केल और मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए। स्पाइरल मॉडल है किस पे? ये है तो वाटरफॉल, और है तो कॉम्बिनेशन वाटरफॉल और इंक्रीमेंट मॉडल का ही। वाटरफॉल इंक्रीमेंटल मॉडल के आप इसकी अच्छाइयाँ भी जोड़ दीजिए, वो तो है ही है। इसमें आपको एक मिल जाता है प्रोटोटाइप, तो यूज़र इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम बता सकता है, आप उसे दूर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा सा जो रिस्क एनालिसिस फेज है उसमें आपको एक्सपर्ट चाहिए, और सारा कुछ जो डिपेंड करता है वो इसी फेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका मेन मुद्दा ही है कि रिस्क एनालिसिस का। जो छोटे और मंझेले प्रोजेक्ट्स हैं उसके मिशन क्रिटिकल जो नहीं है उनके लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके लिए, और छोटे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो समरी में ये कहना चाहूँगा कि जो सारे SDLC से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स, वो सारे ये जो फेजेस हैं वो सब में कॉमन है। गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और टेस्टिंग ऑफ सिस्टम। वाटरफॉल सबसे बढ़िया, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है। अब 5 डिस्क्रीट फेजेस इसमें होते हैं।
वी शेप जो है उसका थोड़ा सा बड़ा भाई है, वो कहता है कि देखिए साहब वाटरफॉल तो ठीक है, साथ में टेस्टिंग भी करिए, हर इसमें टेस्ट फेज जनरेट करिए। और फिर इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ के बोलता है कि देखिए आप लोग हमें वापस नहीं जाने दे रहे हैं, वी शेप और वाटरफॉल, हम वापस जाएंगे। तो ये एक बार पूरा करके वापस चले जाते हैं रिक्वायरमेंट्स में। स्पाइरल सबसे ज़्यादा इनमें से आगे है, वो कहते हैं कि देखिए वाटरफॉल इंक्रीमेंट मॉडल साहब मैं आपकी विधाएं तो ले रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस रहेगा रिस्क एनालिसिस, ठीक, ताकि मैं अगर मेरा कोई जो मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है या फिर लार्ज प्रोजेक्ट्स है उस पर मुझे रिस्क ज़रूर ध्यान देना। बाकी तो आप लोग ने वो कहता है वाटरफॉल और मॉडल को, इंक्रीमेंटल मॉडल को, बाकी तो आपने मुझे बैकग्राउंड इतना अच्छा बना के दे दिया है कि मैं अगर इसमें रिस्क एनालिसिस जोड़ दूँ तो मैं स्पाइरल कहलाऊंगा और स्पाइरल सबसे अच्छा मॉडल होगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा ये मॉडल कौन कौन से होते हैं।